everyone, this is me Jyoti Soni and welcome back with another interesting chapter. तो आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कल्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आप आज की डेट में भी फॉलो करते हैं। जी हाँ, अब वो कैसे, तो उसके लिए आपको पूरा चैप्टर तो समझना पड़ेगा मेरे साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं डेवलपमेंट ऑफ रीजनल रिलीजियस कल्चर। देखो, अब आप लोग और हम लोग जो है बहुत सारे हम लोगों ने अभी तक के हम मुगल एम्पायर तक के पहुंच चुके हैं, राइट। और मुगल एम्पायर तक के पहुंचे हैं तो इस दौरान हम लोगों ने वहां पर बहुत सारे रीजन देखे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रांत है, अलग अलग रीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन अलग अलग रीजन में बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स का राज भी चल रहा था। वहां पे अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं। तो हम सारे उन कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हर एक रीजन में चल रहा था। कल्चर में सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस की, उस एरिया में लैंग्वेजेस कैसी डेवलप्ड हुई है, वहां के कौन कौन से कल्चर हुआ करते थे, वहां पे कौन से डांस होते थे, किस टाइप का संगीत है या कौन सी पेंटिंग चलती थी। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम रिमेनिंग चीजें इस चैप्टर में देखने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, culture of Rajputana, dance and miniature paintings, and then a case study Bengal, a regional culture. तो बंगाल वाली जो केस स्टडी है, तो भाई एज ऑलवेज मैं केस स्टडी को स्किप्ड कर देती हूँ ताकि हम एक सेपरेट वीडियो में उसके ऊपर डिटेल से पढ़े और आपस में, और हो सके तो हम उस केस स्टडी को लाइव लेके आएंगे जहाँ पे आप अपने थॉट्स रख सके, जो भी आपने चैप्टर से सीखा है, कुछ मैं अपने थॉट्स रखूंगी। तो ऐसे करके हम वो केस स्टडी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आज हम अपने चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रीजन्स है इंडिया में ऑलमोस्ट, ठीक है। आज की डेट का जो मैप है तो आज की डेट का है, लेकिन मिडाइवल पीरियड की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे रीजन्स अलग अलग थे। और एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, वहां पे तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि कैसे सिख लोगों का मतलब अपना वर्चस्व बढ़ा लेते हैं और भी दूसरे लोग जो है वो आगे आते हैं। तो जैसे जैसे ये लोग आते हैं, वो अपने रीजन में आते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने कल्चर के साथ में ही आते हैं, ठीक है। हम अगर बात करें जो टर्किश आए थे तो वो भी अपने खुद के कल्चर के साथ में एंटर हुए थे। मुगलों की बात करें तो जब मुगल आता है तो मुगल भी अपने कल्चर के साथ में आता है। तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका अपना कल्चर है, मतलब बहुत अलग अलग डायनेस्टीज थी। तो इस टाइम में भी बहुत सारे रीजनल कल्चर्स जो है उस वक्त बहुत उठे, ठीक है। मुगल एम्पायर को इसलिए भी जाना जाता है कि इस दौरान हम लोगों को बहुत सारे रीजनल जो है ना, मतलब उनके राइस के लिए जाना जाता है कि बहुत सारे ऐसे रीजन है जो उस वक्त उनके ऊपर लाइट पड़ा था, ये फोकस पॉइंट पे है, ठीक है। ईच रीजन विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ इट्स डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ लैंग्वेज, फूड, क्लोथ्स, म्यूजिक, पोइट्री, डांस एंड आर्ट। देखो, अब खुद का सबका अपना अपना है। जैसे अगर आप पंजाब में जाओगे तो पंजाब का फूड भाई सबको अलग पता है, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, ठीक है। महाराष्ट्र का अपना अलग कल्चर है, सबके अलग अलग रीजन में खाने की वेराइटीज अलग होती है। वो जिस तरीके का पहनावा पहनते हैं दैट्स ऑल्सो डिफरेंट, उनके म्यूजिक डिफरेंट होते हैं। फिर वो जिस लैंग्वेज में पोइट्रीज लिखते हैं देवर ऑल्सो डिफरेंटेड, ठीक है। डांस और आर्ट भी इसी के तरह वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि इन रीजन्स की जो लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है। उसके पहले देखो, जितने सारे रीजन्स है तो वहां पर भी सब अलग अलग रीजन की अलग अलग लैंग्वेज है। गुजरात में आप जाओगे तो वहां पे आपको गुजराती मिलेंगी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी, मलयालम केरला में मिलेंगी, कन्नड़ बंगाल में बंगला मिलेंगी, उड़ीसा में ओरिया मिलेंगी। तो इस तरीके से हर एक अलग अलग रीजन की अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हुआ करती थी। और साथ ही साथ जैसे मुगल एम्पायर एंटर होता है तो हमें पता है कि अरेबियन एंड पर्शियन जो है ये भी आते हैं। तो ये जब आ रहा है तो हमें एक नई लैंग्वेज मिलती है और वो नई लैंग्वेज होती है उर्दू, ठीक है। उस वक्त उर्दू जो है वो भी एक नई मिलिट्री लैंग्वेज डेवलप्ड होती है। अ न्यू लैंग्वेज उर्दू डेवलप्ड इन द मिलिट्री कैंप्स विच वाज अ मिक्सचर ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन। तो इन दोनों का मिक्सचर हुआ करती थी, अरेबियन और पर्शियन का, कौन, उर्दू, ठीक है। और ये भी मिलिट्री कैंप में, क्योंकि उस वक्त मिलिट्री कैंप्स वर्ड क्यों यूज किया है, चलो पहले हम वर्ड क्लियर कर ले, ठीक है। क्योंकि उस दौरान सबने पढ़ा है कि क्या होता था, युद्ध वॉर जो है बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और वॉर हो रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लोग जाया करते थे, तो उनके साथ में इनकी पूरी मिलिट्री कैंप भी जाती थी। और जिस रीजन से बिलोंग करते हैं तो वो अपनी उस लैंग्वेज को वहां पर यूज
करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक दूसरे के लाइट में लोग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लिया सपोज मुगल है तो मुगल उर्दू के साथ आ रहे हैं, फिर इनका चल रहा है सिखों के साथ में तो अपनी पंजाबी लैंग्वेज के साथ आ रहे हैं। तो इस तरीके से सारी जो लैंग्वेजेस है वो एक साथ में हमें उस टाइम में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस की किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप्ड होती है। और वी हैव अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। उसमें से एक आती है मलयालम, ठीक है। जब चेल डायनेस्टी जो है ना, चेरा डायनेस्टी आप लोगों ने पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो चेला डायनेस्टी का जो किंगडम है वो कहाँ पर स्टैब्लिश इट्स किंगडम इन देयर रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे केरला, ठीक है। जो केरला वाला एरिया है तो यहाँ पर किसका स्टैब्लिशमेंट था, वहां पर चेरा डायनेस्टी का था। और जहां पे ये चेरा डायनेस्टी थी तो इन्होंने अपनी एक लोकल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया था एंड विच इज मलयालम, ठीक है। इनकी थी जिसमें ये लोग आपस में बातें करते थे। जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, हम लोग मोस्ट ऑफ हिंदी में टॉक करते हैं, डजंट मैटर कि आप इंग्लिश स्कूल में आपका किस मीडियम से है, ठीक है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट। लेकिन आपकी जो रेगुलर लैंग्वेज है वो मैटर करती है। तो चेरा डायनेस्टी के वक्त जो है ना, मतलब उस किंगडम में भी तो कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, मलयालम यूज की जाती थी। और साथ ही साथ यही लैंग्वेज जो है, क्योंकि हमें पता है कि सभी टाइम में ना मतलब अकाउंट्स लिखे जाते थे, इंक्रिप्शंस मिले हैं हमें। तो ये सारे अकाउंट्स जो ऑफिशियल अकाउंट्स हुआ करते थे, जिनका लिखा जोखा सारा अवेलेबल है, वो हो गया, इनके इंक्रिप्शंस हो गए। तो हर जगह हमें वहां पर मलयालम लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि मलयालम किस रीजन से बिलोंग करती है। तो मलयालम जो है वो केरला से है। और मलयालम की ग्रोथ कैसे होती है, डेवलप्ड कैसे होती है, क्लियर। तो मलयालम के डेवलपमेंट के लिए सिंपल सा है कि जो चेरा डायनेस्टी है तो इनकी लोकल लैंग्वेज थी कौन सी, मलयालम। और मलयालम लोकल लैंग्वेज थी तो इन्होंने उसी को अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, अपने अकाउंट्स में, अपने इंक्रिप्शंस में हर जगह मलयालम को ही जगह दी। एंड दैट्स वाई जो ग्रोथ होती है मलयालम की उस टाइम में, मतलब लैंग्वेज की, तो यही उसका रीजन हो जाता है, ठीक है। और उसी टाइम सेम टाइम में द सेम टाइम अब चेरा जो है वो क्या करते हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, संस्कृत से। क्यों, क्योंकि उस टाइम पैरेलली किसी और रीजन में संस्कृत भी चल रही है, तो वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और जब इनसे इंस्पायर होते हैं तो द लिटरली वर्क इन मलयालम बोरोड आइडियाज फ्रॉम द संस्कृत लिटरेचर। अब जो जितने भी लिटरेरी जो रिकॉर्ड्स होते थे, काम हुआ करते थे, तो वो वाले कहाँ से, मतलब वो लोग आइडियाज लेते थे, तो संस्कृत लिटरेचर जो है वहां से ये अपना आइडिया अडॉप्ट करते थे और ये मलयालम में को यूज करते थे, ठीक है। क्योंकि मतलब संस्कृत में जितनी भी चीजें लिखी गई है, जो हमारे यहाँ के पोइट्स ने रखी है, तो इन चीजों को वो लोग अडॉप्ट करते थे और संस्कृत को ही, मतलब संस्कृत के आइडियाज को उठा करके वो मलयालम में प्रेजेंट करते थे। मोरेवर इन द प्लेस इनेक्टेड इन देयर टेम्पल्स स्टोरी वर बोरोड फ्रॉम संस्कृत एपिक्स, ठीक है। इनके यहाँ की जो मतलब जो मंदिर है, टेम्पल्स है, तो वहां पर भी संस्कृत जो है, वहां की स्टोरी जो है वो संस्कृत एपिक से ली गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की। तो ग्रोथ ऑफ हिंदी, तो हिंदी भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भी इसी में बात कर रहे हैं। और आज मतलब इंडिया में एक लैंग्वेज जो है कॉमन, जो हर जगह चलती है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ जगह जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है और वो कौन सी है, हिंदी होती है, ठीक है। हिंदी जो है वो मेडाइवल इंडिया में ही इमर्ज हुई है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में। अब 7th to 10th सेंचुरी के बीच में जो है हिंदी आती है। और हिंदी जो है वो एक्चुअली फॉर्म है ब्रिज भाषा का, ठीक है। और ब्रिज भाषा क्या होती है, जो मथुरा वाला रीजन होता है, तो उस दौरान वहां पर बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है और उसी का एक टाइप आता है हिंदी। या यूं कहे तो ब्रिज भाषा को जब हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलती है हिंदी, ठीक है। और हिंदी, ये जो ब्रज भाषा है, ये मथुरा में बोली जाती थी एट द टाइम जब अकबर हुआ करता था, ठीक है, उस दौरान बोले जाने वाली है। इसमें से इसके कुछ मेन कवि है, ठीक है, ब्रज भाषा वाले मेन जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए। सूरदास की, ठीक है, ये सूरदास की आप सुर सारावली पढ़ सकते हो, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तुलसीदास के हो गए रामचरितमानस, ठीक है। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन थे, तुलसीदास जो है वो राम भक्ति में लीन है। मतलब उस टाइम के जो कवि होते थे, इन्होंने भी डिसाइड कर रखा हुआ है कि भाई हम इस भगवान की पर्टिकुलर भक्ति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और अपना जो जीवन है वो डेडिकेटेड टू द स्पेसिफिक गॉड। नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास आती है मराठी, ठीक है। एवरीवन नोज कि मराठी कहाँ पर यूज की जाती है। तो जब आप महाराष्ट्र वाले रीजन में जाते हैं तो आपको मराठी जो है वो देखने को मिलती है, क्लियर। तो जो
बहमनी रूरल्स थे, ठीक है, जो बहमनी रूरल्स थे उस टाइम में, तो वो मराठी को यूज करते थे और उन्होंने मराठी को उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है उनके किंगडम में, तो उसको मराठी लैंग्वेज को ही उन्होंने यूज किया था। द बहमनी रूरल्स पैटर्नाइज्ड मराठी एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन देयर किंगडम। फिर उसी ड्यूरेशन में भक्ति मूवमेंट भी चल रहा था, तो जो भक्ति संत होते हैं तो वो भी मराठी लैंग्वेज में अपनी बहुत सारी पोएम्स लिखते हैं इन भक्ति, ठीक है, भक्ति लैंग्वेज में, है ना, लैंग्वेज बाय कंपोजिंग भक्ति पोएम्स एंड सॉन्ग्स इन मराठी, और कई सॉन्ग भी जो है वो मराठी में लिखते हैं। देखो जितने भी मतलब रीजन आएंगे उनकी जो लैंग्वेज आएंगी, तो उस रीजन के जितने भी पोएट्स हैं, ठीक है, पोएट हो गए, वहां के संत हो गए, तो इनकी जो भी अकाउंट्स आएंगे, जो भी इनके लिटरेचर सोर्सेज आएंगे, तो वहां पर ये उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपनी पोएम लिखेंगे, अपने बुक्स अकाउंट, अपनी जो भी उनकी बुक्स है, जो भी चीजें A to Z, तो वो अपनी उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखते हैं। तो भक्ति संत जो है वो बिलोंग कर रहे हैं महाराष्ट्र वाले एरिया से, मराठी से, तो उन्होंने बहुत सारी क्या की, भक्ति पोएम लिखी मराठी, उन्होंने मराठी सॉन्ग्स भी लिखे। जिस तरीके से ब्रज भाषा वाले टाइम में सूरदास और तुलसीदास थे, तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग करके ही अपने जो अकाउंट्स है वो लिखते हैं, ठीक है। भक्ति संत लाइक द भक्ति भक्ति संत enriched द मराठी लैंग्वेज बाय कंपोजिंग भक्ति पोएम एंड सॉन्ग्स इन मराठी। आई थिंक इट्स अ रिपीटेड लाइन, राइट। और कुछ भक्ति संत जैसे कि कौन हो गए, जनेश्वर हो गए, तुकाराम हो गए, नर्मदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखे हैं इन मराठी, ठीक है। और आप इसको गूगल भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और आपको कुछ पोएम्स जो है इनके एग्जाम्पल आपको अपनी हिंदी की बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें इवन उस जो पर्टिकुलर जो हम लोग संतों के नाम ले रहे हैं, इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी के ऊपर भी आपको पढ़ने को मिलेगा इन योर हिंदी बुक्स, राइट। अब हम बात करते हैं पंजाबी की। तो ग्रोथ ऑफ पंजाबी, तो अब आपको नाम से क्लियर है कि पंजाबी जो है वो आपको पंजाबी रीजन में देखने को मिलने वाली है। तो जो पंजाबी के जो सिख गुरु है, ठीक है, पंजाबी मीन सिख, तो वो जो सिख गुरु है, तो इन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है उसमें जो भी लिखा पढ़ी की है, मतलब राइटिंग की, तो पंजाबी लैंग्वेज में ही की है। ये भी मेडाइवल पीरियड में ही डेवलप्ड हो चुके थे। जैसा हमने बताया कि जब एंड ऑफ द मुगल एम्पायर आता है, तो उस टाइम में सिख जो है वो काफी ज्यादा मतलब हाईलाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। औरंगजेब के टाइम में आपको पता है तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिलवा दी थी, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन था कि जो सिख लोग हैं इनको मतलब विद्रोह के लिए उठाना, ठीक है। तो पंजाबी लैंग्वेज को गुरुमुखी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। और गुरुमुखी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके गुरुओं ने वो लैंग्वेज को लेकर के आए थे, ठीक है। मतलब वो गुरु जो लैंग्वेजेस है, तो वो उनके गुरु के थ्रू है, उन्होंने उसकी कॉमन लैंग्वेज बनाई, तो इसलिए इसको गुरुमुखी लैंग्वेज भी कहा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फोक टेल्स भी है जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। देखो फोक टेल्स मीन्स एक्चुअली जो वहाँ की जनरल स्टोरीज होती है लोकल एरिया की, ठीक है, जो बहुत अच्छी अच्छी फेमस आइडियाज को लेकर के की जाती है, फेमस स्टोरीज होती है, इट इज कॉल्ड फोक टेल्स। तो बहुत सारी फोक टेल्स है जो कि पंजाबी लैंग्वेज में लिखी गई है, और वो लिखी गई है बाय मोमेडियन पोएट्स, ठीक है, जो मुस्लिम राइटर्स होते हैं उनके थ्रू इनको लिखा भी गया है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो फेमस है, ठीक है, और ये चीज इसके इस लैंग्वेज को और थोड़ी रिचनेस जो है वो भी शो कराती है, ठीक है। कुछ ऐसे राइटर है जिन्होंने मतलब मुस्लिम राइटर्स है जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में लिखा है, इन्हें किस्सा कहा जाता है। द राइटिंग ऑफ मुस्लिम राइटर्स इन पंजाबी वर नोन एज किस्सा, ठीक है। और किस्से में जैसे कि आपको स्टोरी देखने को मिल जाएंगी हीर रांझा की, वेरी फेमस स्टोरी, ठीक है। तो द मोस्ट फेमस किस्सा हर हीर रांझा रिटन बाय द वारिस शाह इज स्टिल फेमस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आज आपको पता चला है कि जो हीर रांझा स्टोरी है उसके राइटर कौन है, तो वो है वारिस शाह, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, देन हम फिर और आगे बढ़े तो हमारे पास में एक और लैंग्वेज आती है तेलुगु, ठीक है। और तेलुगु आपको पता है कि किस एरिया में फैलने वाली है, राइट, तमिलनाडु वाले एरिया में। तो जो तेलुगु है विजयनगर किंगडम उस टाइम वाला, अभी का तो हम ये बोल रहे हैं, तो उस टाइम का जो विजयनगर था, तो वहां पर कृष्णदेव राय ने इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ताकि इस लैंग्वेज को वो और ग्रो कर सके, ठीक है। द रूरल ऑफ द पावरफुल विजयनगर किंगडम कृष्णदेव राय कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द ग्रोथ ऑफ तेलुगु एज अ लैंग्वेज। उन्होंने इसके ऊपर बहुत सपोर्ट भी किया कि हम तेलुगु को एज अ लैंग्वेज एक्सेप्ट करें, वहाँ के रिकॉर्ड्स में वहाँ के जितने भी जो भी राइटर्स है वो सारे इस चीज को फॉलो करें और इस लैंग्वेज को यूज करें। अब वो खुद भी एक ग्रेट पोइट थे, तो उन्होंने भी एक अमुक्त
माल्यादा एक बुक लिखी हुई थी, एक रॉट रिटर्न उनका अकाउंट है। तो इन्होंने इसमें भी मतलब विच वॉज द ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क ऑफ दैट टाइम, इसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक पोएटिक वर्क किया है इन तेलुगु। और इसी के साथ में वहां पर कौन थे, तेनाली रमन, ठीक है, तेनाली रमन भी उन्हीं के कोर्ट के एक मेंबर थे जो कि बहुत अच्छे पोइट थे और वाइज मैन भी कहा जाता है। और हम लोग तेलानी रामा वाला सीरियल तो देखते ही देखते हैं। अब हमारा टाइम आता है देखने का हमारे रिलीजियस कल्चर में, जिसमें राइज ऑफ लोकल रिलीजियस कल्चर, जिसमें हम डांसेस को देखने वाले हैं, ठीक है। ये वही वही टॉपिक है जिसको मतलब बहला मतलब जिसको बता के आपको ललचा के मैंने इस चैप्टर में लेकर के आई थी, राइट। अब इंडिया है, इंडिया में आपको पता है कि सारे अलग अलग रीजन है, जब इनके लैंग्वेजेस डिफरेंट है, इनका फूड आइटम डिफरेंट है, तो भाई डांस कैसे सेम हो सकता था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डांसेस भी सबके अपने कल्चर के अलग अलग है। तो हम उसमें से अब कुछ जो डांसेस है उसको देखते चलेंगे, मतलब सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आते हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उठाते हैं। जैसे कि आता है द जगन्नाथ कल्ट, सॉरी मैं डांसेस नहीं बता रही हूँ, सॉरी फॉर माई वर्ड्स। राइज ऑफ रीजनल कल्चर, अब कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पे उनका कोई रीजनल कल्चर जो है वो चलता है, ठीक है। सबके अपने अपने पर्टिकुलर एरिया के होता है डांस, हम इसके बाद में देखने वाले हैं, सॉरी मैंने थोड़ा गलत देख लिया था। ओके, तो जगन्नाथ कल्ट क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। अब हम देखेंगे, आपने आए दिन देखा होगा जब आप टीवी न्यूज़ वगैरह में देखते हो कि उस टाइम ये एक प्रोसेस चल रहा है। तो अब हम आज समझने वाले हैं जगन्नाथ कल्ट को। देखो, जो भगवान जगन्नाथ है, देखो भगवान जगन्नाथ जो कि विष्णु का एक अवतार है, या उनके नाम से जाना जाता है। अब इनका मंदिर है उड़ीसा में। अब ये जो मंदिर है उड़ीसा में, ये बाद में बसाया गया। तो ये वहाँ का एक कल्चर है, रिलीजियस कल्चर है, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो 12th सेंचुरी में क्या होता है कि जो गंगा डायनेस्टी के रूलिंग है, मतलब राजा अनंत वर्मन जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो एक पुरी में भगवान जगन्नाथ का जो है वो मंदिर स्थापित करेंगे पूजा के लिए, फॉर वर्शिप पर्पज जो है वो लॉर्ड जगन्नाथ को ये करेंगे। तो अब यहाँ के जितने भी किंगडम्स होते हैं, जितने भी आते हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है। मतलब डेडिकेटेड है देयर किंगडम टू द गॉड एंड रूल्ड एज द डिप्टी ऑफ द गॉड, ठीक है। वो भगवान की डिप्टी, एज अ डिप्टी जो है वो वहां पर गवर्न करते हैं। मतलब अपने से ज्यादा वो वहां के भगवान को मानते हैं, जगन्नाथ भगवान को। तो हर साल वहां पर मतलब इतनी ज्यादा मतलब जो ट्राइबल पीपल्स ऑफ उड़ीसा है, उड़ीसा के जितने भी ट्राइबल पीपल है, तो वो यहाँ पर एक ऑफिशियली मतलब क्या कहना चाहिए, एक अरेंजमेंट होता है भगवान की पूजा पाठ के लिए, एक स्पेशल ओकेजन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन उड़ीसा, ठीक है, जगन्नाथपुरी को। और आप डिटेल में आए दिन देखते ही होंगे। देन आता है राजपूत ऑफ राजपुताना, ठीक है। अब जो राजपूत होते हैं तो राजपुताना, वहां पर भी फोल्कलोर जो होता है, जैसे मैंने आपको कुछ स्टोरीज वगैरह बताई, तो राजस्थान में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज फेमस है जो वहाँ के जो हीरोइक सेक्रीफाइसेस के बारे में बताते हैं। जैसे कि कोई एनिमी आता है, जैसे हम महाराणा प्रताप को मानते हैं, तो सिमिलरली राजस्थान में ऐसे बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं अपने दुश्मनों को, मतलब ब्रेवली के साथ में उन्हें हराया है, मतलब युद्ध में गए हैं। तो ये सारी जितनी भी घटनाएं होती है किसी भी हीरोज की, मतलब जो सक्सेस स्टोरी होती है उसकी ब्रेवरी स्टोरीज होती है, तो यहाँ के जो लोकल पीपल है वो क्या करते हैं, विलेज टू विलेज ट्रेवल करते हैं, एक विलेज से दूसरे विलेज, और वहाँ पे ये जो स्टोरीज होती है उसको सिंगिंग के फॉर्म में है ना, मतलब गा के सारे गाँव वालों को ये स्टोरी सुनाई जाती है कि भाई हमारे इस हीरो ने कितना ब्रेवली काम किया है, कितना अच्छा काम किया है, कि मतलब कैसे दुश्मनों के छक्के उड़ाए हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे काम जो होते हैं, तो ये लोग ऐसे गाँव गाँव घूमते हैं, भटकते हैं और इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ये स्टोरीज जो है वो बाकी सारे लोगों को बताते हैं। सिमिलरली यहीं पर एक और प्रोसेस होती है जोहार, ठीक है। जोहार क्या होता है कि जब किसी राजा के एम्पायर पे या कहीं पे डायनेस्टी में अटैक होता है, दुश्मनों का, एनिमीज का अटैक होता है, तो अगर वो जो है मतलब वो पर्टिकुलर जो एरिया है वहां के लोग, अगर वो राजा हारने लगता है, तो वहां की प्रजा में जो महिलाएं हैं तो वो क्या करती है, जैसी खबर आती है कि भैया ये हार गए हैं, तो उस टाइम तो यही होता था कि महिलाओं को भी बंदी बना करके लेके चले जाते थे, अरेस्ट कर लिया जाता था। तो ये लोग क्या करती थी, जैसे ही खबर मिली तो वैसे ये क्या कर लेंगी कि एक आग का मतलब एक आग फैलाएंगी किसी बड़े से प्लेस में, और वहां जाके सब की सब उस आग में जाकर के कूद पड़ते थे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है जोहार, ठीक है। और ये वाली स्टोरीज भी जो है जो महिलाओं का जो त्याग है, समर्पण है, तो ये भी उस संगीत में बताया जाता है। तो भाई ये था हमारे राजपूताना राजस्थान का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोरिशिंग डांस फॉर्म्स, ठीक है।
सॉरी उस टाइम मैंने जो लाइन कही थी कि जिसका लालच देके आपको इस चैप्टर में बुलाया गया है, तो भाई वही टाइम अब आ चुका है। अब इंडिया में इतने अलग अलग रीजन हैं, तो अलग अलग कल्चर के साथ में हर एक रीजन का अपना अलग अलग डांस भी होता है जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो आज यहाँ से आप अपने आप में पकड़ लीजिए कि आप किस डांस फॉर्म के दीवाने हैं, ठीक है। मतलब डांस तो हर कोई करता ही है, लेकिन जो पर्टिकुलर डांस होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो कैसे आए, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम जो है वो साउथ वाले एरिया का है, ठीक है। इन साउथ पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु भरतनाट्यम डेवलप्ड एज ए टेम्पल डांस, ठीक है। इसे टेम्पल डांस क्यों कहा जाता है, ठीक है। कई डांस ऐसे होते हैं कि जो हम भगवान की को डेडिकेटेड नहीं कर सकते, ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा फॉर्म आता है। इंडिया गर्ल्स हु परफॉर्म द डांस वर कॉल्ड देवदासी who devoted their entire life to the service of deity। देखो अब ये जो मतलब ये पूरे मतलब पूरा जो इनका जीवन होता है ना, जो ये डांस मतलब इंडिया में जो भी लड़कियां ये डांस को परफॉर्म करती है, अब हालांकि आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, जिसको शौक होता है वही भरतनाट्यम कर लेता है, सीख लेता है। बट उस टाइम मेडावल पीरियड में ये होता था कि जो भरतनाट्यम करते हैं वो अपने आप को दासी कहते हैं, ठीक है। ये भगवान की सेवा में पूरी तरीके से लीन है, भगवान को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं और ये डांस परफॉर्म करते थे, तो इन्हें कहा जाता था देव दासी। देन आता है चोल एम्पायर जो था, तो चोल एम्पायर में इस टाइप के बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस हुए हैं इन सारी चीजों के। देखो चोल जो डायनेस्टी थी इस टाइम में, तो इस डांस को बहुत ज़्यादा डेवलप भी किया गया, इन्होंने उसको सपोर्ट भी किया। सिमिलरली इस टाइम में ये भी होता था कि वहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर बने हुए हैं डांसिंग, ठीक है, जो वहाँ के डांस फॉर्म को भी शो करता है, इंडिकेट भी करता है। जब 20th सेंचुरी आता है तो उस टाइम में क्या होता है कि मंदिर के बाहर भी इस डांस को परफॉर्म किया जाने लगा। इट वॉज ओनली इन द 20th सेंचुरी व्हेन दीज डांस फॉर्म बिगेन टू बी परफॉर्म आउटसाइड द टेम्पल, मतलब मंदिर के सामने इस डांस को परफॉर्म किया जाने लगा। नेक्स्ट आता है कथकली, और एक्चुअली पर्सनली मुझे ड्रेसअप जो है सारे बहुत पसंद है, स्पेशली भरतनाट्यम के वो जो लुक होता है ना बहुत अट्रैक्टिव है। अब हम बात करते हैं कथकली के ऊपर, तो कथकली जो डांस है वो केरला में ज्यादा डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। एज अ डांस फॉर्म कथकली डेवलप्ड इन केरला एज अ काइंड ऑफ डांस ड्रामा विच एलोबरेटेड मेकअप एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। अब इतना सारा मेकअप करके रखा हुआ इन्होंने, बहुत कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है। ये केरला का एक स्पेसिफिक डांस होता है जो बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी होते हैं। अब ये जो डांस होता है यहाँ पर कोई ना कोई स्टोरी को दिखाया जाता है, ठीक है। द डांस ऑफ जनरली टेक्स अप सम स्टोरीज फ्रॉम द इपिक, जैसे रामायण की कुछ स्टोरीज हो गई, महाभारत की हो गई, ठीक है, और कुछ भी द विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ ओवर एविल, इस टाइप की जो भी स्टोरीज होती थी, तो थ्रू जो कथकली इसके थ्रू वो लोग पब्लिक को दिखाते हैं उस डांस फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो जब भी आप कथकली देखने जाए तो वहां पर देखें कि आप किस स्टोरी को देख रहे हैं, ठीक है, या जो कलाकार है वो किस स्टोरी को शो कर रहे हैं। अब एक और बहुत सुंदर ड्रेसअप के साथ डांस आता है हमारे पास में कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस है। कुचिपुड़ी अरोज एज ए डांस फॉर्म इन आंध्र प्रदेश। तो जितने भी डांस फॉर्म है आप अपनी लिस्ट भी बनाते जाए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डांस कहाँ पर हो रहा है। अभी हमने पढ़ा कथकली, देन हमने पढ़ा कुचिपुड़ी, और उसके पहले भी हमने क्या पढ़ा था, भरतनाट्यम, राइट। तो ये हमारा थर्ड डांस है विच इज कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो होता है ये आंध्र का है। इट कंबाइंस म्यूजिक, डांस एंड एक्टिंग टू डिपिक्ट स्कैन फ्रॉम एपिक्स एंड अदर मैथोलॉजीज। अब यहाँ पर डांस तो होता ही है, म्यूजिक भी है, और म्यूजिक के साथ में एक एक्टिंग भी होती है, ये एक्ट भी होता है। बहुत सारी जो मिथ्स होती है ना, पुराने टाइम में बहुत सारी मैथोलॉजीज चलती है, बहुत सारे मिथ होते हैं, तो उन मिथों को रख के कुछ एपिक्स जो होते हैं वहां से उठा करके स्टोरी जो है वो यहाँ पर भी परफॉर्म की जाती है। सॉरी, द नेक्स्ट डांस है अब हमारे पास में ओडिसी। अब ओडिसी जो है नाम से ही क्लियर है कि ये ओडिशा का डांस है, मतलब इट मीन कि ओडिसी ओरिजिनेटेड इन ओडिशा एंड इट इज बेस्ड ऑन अ डेवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जो लॉर्ड कृष्णा है उन्हीं के ऊपर मतलब उनकी भक्ति को दर्शाता हुआ ये डांस है ओडिसी। इट इज अ सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल डांस accompanied by melodious music and song sung in the ओरिया लैंग्वेजेस। अब यह जो डांस है वो ओरिया लैंग्वेज के सॉन्ग के साथ में परफॉर्म किया जाता है विथ मेलोडियस म्यूजिक, मतलब आप इसको बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इंजॉय करने के लिए फर्स्ट पॉइंट तो ये मिल गया कि ये लॉर्ड कृष्णा के लिए डेडिकेटेड है,
ठीक है, तो डेवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। द नेक्स्ट आता है कथक, ठीक है, इंडिया में जिसकी बहुत डिमांड होती है। तो कथक जो है, द कथक डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड एज एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वेयर द स्टोरी टेलर्स ऑफ द कथक्स मेड देयर स्टोरी इंटरेस्टिंग बाय एडिंग गेस्चर एंड सॉन्ग्स। ठीक है, अब ये जो डांस फॉर्म है, तो यहाँ पर ये जो है ये मंदिरों की आर्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर है वहां पर किसी स्टोरी को टेल करते हुए, मतलब ये भी स्टोरी टेलर ही डांस का एक फॉर्म है जो इसको बताते हैं। ठीक है, और ये जो स्टोरी टेलर्स होते हैं तो इस कथक को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसमें कुछ गेस्चर्स को ऐड करके। ठीक है, जो वो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो ये सारी चीजों से वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो नॉर्थन इंडिया का ये डांस है, कथक एज अ डांस फॉर्म स्प्रेड ऑल ओवर नॉर्थन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे यहाँ का जो एकदम रैपिडली जो फुटवर्क होता है, मतलब कथकली में जब आप मतलब कथक में जब आप देखो तो मोस्ट ऑफ जो है वो पैरों का खेल होता है। तो पैरों का खेल, इसके जो एलिब्रेटेड कस्टम्स है, तो ये सारी चीजें और जो इनेक्टमेंट ऑफ स्टोरीज है, तो ये सारे इस डांस को कुछ ज्यादा स्पेशल फीचर जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। सो गाइस, यहाँ तक कि इतना था। एक सेक्शन यहाँ पर पेंडिंग है जो कि है पेंटिंग वाला सेक्शन। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आपको इसलिए कवर नहीं कराया क्योंकि आई थिंक लास्ट चैप्टर में हम लोग पेंटिंग को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ मैं आपको होमवर्क भी देना चाहती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लैंग्वेजेस और डांसेस जो है वो सारे पसंद आए होंगे। पेंटिंग के लिए जो सेक्शन है वो भी मैं आपको बता दूं कि आपको वो शाहजहां वाला सेक्शन जा करके पढ़ना है, जहांगीर वाला सेक्शन पढ़ना है, जो कि मेडावल या मुगल एम्पायर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, हम जल्दी ही उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर के जरूर आएंगे।